माय साइको किंग एपिसोड 1 पहली नजर का प्यार। ध्वनि तीखे नैन नाक्श, दिखने में बहुत खूबसूरत, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ, कमर तक लंबे काले रेशमी लहराते बाल, उम्र 21। शिवी ध्वनि की दोस्त या बहन भी कह ले तो गलत नहीं होगा। एक दूसरे से छोटी बात भी शेयर करती थी। दिखने में शिवी भी बहुत खूबसूरत थी, कंधे तक लहराते रेशमी काले बाल, उसकी एज भी 21 थी। पार्ट 6। वन लंबा मुक्युलर बॉडी। मजा क्या है पर अपने काम को लेकर बहुत सीरियस भी है। अगर एक बार इसे गुस्सा आ जाए तो शांत कराना बहुत मुश्किल है। वैसे तो इसे जल्दी गुस्सा आता नहीं है। हर्ष 6 फीट लंबा, मुक्युलर बॉडी। इसकी भी हरकतें पार्थ से काफी मिलती जुलती है, पर लड़कियों से फ्लर्ट करना इनका पसंदीदा काम है। रुद्र प्रताप सिंह, मुक्युलर बॉडी, 8 पैक एब्स, बहुत ही हैंडसम, रिच एंड पावरफुल, एक चुटकी में दुनिया को इधर से उधर पलट दे। वैसे तो पूरे एशिया में इनका है सिक्का चलता है। हाइट 6'4" और उम्र 28। ये करोड़ों लड़कियों के प्रिंस चार्मिंग है। दुनिया तो उसकी एक झलक देखने के लिए भी तरसती है, पर रुद्र जितना हो सके उतना मीडिया से दूर ही रहता है, क्योंकि उसे ज्यादा फेम पसंद नहीं। ध्वनि, शिवी, पार्थ और हर्ष ये चारों एक साथ रहते थे। चारों ही अनाथ थे, पर उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। चारों में बहुत गहरी और पक्की दोस्ती थी। ये बिल्कुल एक फैमिली की तरह रहते थे। अगर एक के साथ कुछ हो तो तीनों ढाल बनकर उसकी रक्षा करने को तैयार रहते थे। शिवी घर में बैठी हुई थी कि तभी एक लड़की आई और उससे लिपटते हुए बोली, शिवी, तुझे पता है वो ML का बेटा मुन्ना, उसने फिर मुझे परेशान किया। पार्थ और हर्ष अभी तक नहीं आए हैं क्या? उन्हें बोलूंगी कि उस मुन्ना को मुन्नी बना दे। शिवी कुछ बोलती कि पीछे से एक आवाज आई, हम तो यहाँ हैं। ध्वनि ने मुंह बनाते हुए कहा, ओहो, तो आ गए महाशय, आपका ही इंतजार था। ध्वनि की शक्ल देखकर और उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। ध्वनि सबकी लाडली थी, सारे दोस्तों की जान, और मुस्कुराने की वजह थी ध्वनि। पार्थ ने एक आंख मारते हुए कहा, अच्छा, तो कोई हमें मिस कर रहा था क्या? उसकी बात सुनकर ध्वनि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मिस करने का यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है, इसलिए अपने आप को वैल्यूएबल समझना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर पार्थ और हर्ष का मुंह बन गया। वही शिवी मुंह दबाकर हंसने लगी। पार्थ ने मुंह फुलाते हुए कहा, यहाँ तो वैल्यू ही नहीं है हमारी। ध्वनि सीधा पार्थ की पीठ पर लटक गई और हंसते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था अपने आप को वैल्यूएबल समझना बंद कर दो, और ये ओवर एक्टिंग है ना, अपनी पत्नी के सामने करना, मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। उसकी बात सुन पार्थ ने मन में कहा, अपनी पत्नी के सामने ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, और मुस्कुराने लगा। ध्वनि ने पाउट करते हुए कहा, चल ना कहीं घूम कर आते हैं। शिवी ने बीच में कहा, हाँ, चल जल्दी, मुझे तो नथुराम के गोलगप्पे भी खाने हैं, बहुत दिनों ये खाए नहीं है। उसकी बात सुन सब ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने अपने कमरे में रेडी होने चले गए। वही दूसरी तरफ एक आदमी किसी राजा की तरह अपने किंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। उसके सामने बहुत सारे आदमी खड़े थे जिनके पसीने छूट रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी जहन्नुम में आ गए हैं। उनके लिए तो जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। सामने बैठे आदमी का ऑरा सबके दिल में डर और दहशत पैदा कर रहा था। तभी उसका एक असिस्टेंट राणा उसके पास आया और अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, हमने बहुत कोशिश की, पर वो सब हमें अपना घर नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हमने उन्हें 10 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा भी किया, पर उन्होंने कहा है कि वही उनका घर है और वह हमें किसी कीमत पर अपना घर नहीं देंगे। अभी राणा कुछ आगे बोलता कि रुद्र ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, किसने कहा? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि रुद्र प्रताप सिंह को मना कर सके? राणा ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, वो एक लड़की है। तभी अचानक सभी को फ्लावर पॉट टूटने की आवाज आई, जिससे सबकी धड़कनें 180 की स्पीड से धड़कने लगी। वहां सारे खड़े लोग थर थर कांपने लगे, जैसे उन्हें कट का झटका दिया जा रहा हो। रुद्र ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लड़की, तुम लोग एक लड़की से डर गए क्या? मैंने तुम्हें खाना पीना सिर्फ ये शरीर बनाने के लिए दिया है। अगर नहीं दे रही अपना घर तो छीन लो या मार दो, पर वहां पर मेरा मॉल खुलकर रहेगा। मुझे वो घर किसी भी कीमत पर चाहिए। राणा ने समझाते हुए कहा, बॉस, हमने उसे बहुत लालच भी दिया है, पर वह है कि मानने को तैयार ही नहीं है। रुद्र ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। अब उसका सब्र का बांध टूट रहा था। उसने अपनी कठोर आवाज में कहा, क्या नाम है उस लड़की का? राणा ने सिर झुकाते हुए कहा, ध्वनि नाम है उसका, बड़ी खुददार लड़की है। ये बोल राणा चुप हो गया। वही ध्वनि का नाम सुनते ही रुद्र का दिल जोरों से धड़कने लगा। रुद्र को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहले से ही जानता है। रुद्र ने अपने मन में कहा, ध्वनि, पर इसका नाम सुनकर मुझे क्या हो रहा है, जिसे आज तक मैंने देखा नहीं। उसका नाम सुनते ही मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई? रुद्र ने राणा की तरफ देखते हुए अपने कठोर आवाज में कहा,
मुझे ध्वनि और उसकी जुड़ी हर एक डिटेल चाहिए, बचपन से लेकर अब तक की सारी डिटेल्स, कुछ भी चीज नहीं छूटनी चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। राणा ने सुना तो पहले तो हैरान हुआ कि रूथ ध्वनि की डिटेल्स क्यों मांग रहा है, क्या वो उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाने वाला है। पर ये सब राणा सिर्फ सोच सकता था क्योंकि उसमें पूछने की हिम्मत नहीं थी। राणा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। रूथ अपनी सोच में गुम ध्वनि के बारे में सोच रहा था। ऐसा लग रहा था कि ध्वनि के मात्र नाम ने ही उसके दिल और दिमाग पर चारों तरफ से कब्जा कर लिया था। रूथ को उसके बारे में सोचते सोचते कब 1 घंटा बीत गया, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ, जिसे सुन रूथ अपनी होश में आया। उसने अंदर आने को कहा तो राणा अंदर आया और रूथ के सामने सर झुकाकर बोला, बॉस, ये रही ध्वनि की सारी डिटेल्स। फिर राणा ने एक फाइल रूथ को दे दिया। रूथ ने उसके हाथ से फाइल ली और उसे जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही राणा तुरंत वहां से चला गया। रूथ ने उसके हाथ से फाइल ली और उसे जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही राणा तुरंत वहां से चला गया। रूथ उस फाइल को बहुत ही ध्यान से देख रहा था, जैसे उसमें बहुत ही कीमती हीरे जड़े हो। रूथ का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। उसने तुरंत फाइल खोली तो उसमें ध्वनि की बहुत सारी तस्वीरें थी। एक में ध्वनि बाइक के ऊपर लेटी थी और उसने एक हाथ में गन पकड़ रखा था, तो दूसरे तस्वीर में उसने आलती पालती मारा था और पाउट किया था, जिसमें वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। और ऐसे ही कई तस्वीरें थी। रूथ की नजर ध्वनि के होठों पर थी। अनजाने में उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। रूथ आगे की फाइल देखने लगा। वो जैसे जैसे उस फाइल को देख रहा था, उसका चेहरा डार्क होते जा रहा था और उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। अचानक उसकी पकड़ उस फाइल पर कस गई। रूथ ने गुस्से में उस फाइल को जमीन पर जोर से फेंकते हुए कहा, क्या बकवास है? क्या ध्वनि किसी लड़के के साथ रहती है? ये सोचकर ही उसकी मुट्ठी गुस्से में कस गई। उसने एक नजर जमीन में पड़े फाइल को देखा और वापस उसे उठा लिया और आगे पार्थ, हर्ष और शिवी के बारे में पढ़ा। वो पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसके फाइल से कुछ फोटो जमीन पर गिर पड़ी। रूथ एकटक उस जमीन में पड़े फोटो को देखने लगा। उसने नीचे झुककर उन सारी फोटो को उठाया और फोटो देखने लगा, पर उस फोटो को देखने भर से ही उसकी आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। दरअसल उस फोटो में पार्थ ने ध्वनि को कमर से पकड़ा रखा था और ध्वनि उसके गालों पर किश कर रही थी। रूथ ने दूसरी फोटो देखी जिसमें चारों की तस्वीर थी। फिर उसने तीसरी फोटो देखी। उसको देखते ही रूथ ने गुस्से में उस फाइल को वापस पटक दिया। उस तस्वीर में ध्वनि बीच में खड़ी थी और उसके दोनों साइड पार्थ और हर्ष थे, जो उसके गालों पर किस कर रहे थे। रूथ को ये सब देखकर पता नहीं क्यों पर जलन महसूस हो रही थी। रूथ ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, मैं ध्वनि को किसी और के साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने तो आज तक उसे देखा भी नहीं, फिर मुझे उससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? सिर्फ नाम सुनने भर से किसी को इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? गुस्से ने रूथ ने पास में रखी ग्लास टेबल को जोर से लात मार दिया, जिससे वो हजारों टुकड़ों में बट गया। रूथ गुस्से में अपने वॉशरूम चला गया और शावर लेने लगा। शावर का ठंडा ठंडा पानी उसके बदन में गिर रहा था। पानी की बूंदें उसके जिस्म में मोतियों के जैसी चमक रही थी, जिससे वह बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद उसने शावर बंद किया और बाथरोब पहनकर बाहर आया। वह सीधा अपने किंग साइज बेड पर लेट गया, पर उसकी नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पर फिर भी करवटें बदलते बदलते लगभग रात के 2 बजे नींद ने उसे अपने आगोश में ले ही लिया। अगली सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की किरण रूथ के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था और वो राजा की तरह लग रहा था। रूथ उठा और सीधा फ्रेश होकर अपने घर में बने जिम में चला गया। 1 घंटे बाद वो शावर लेने आया। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर निकला। उसने इस वक्त एक वाइट बाथरोब पहन रखा था। वो सीधा क्लोजेट गया और चेंज कर नीचे चला गया। वो स्टेयर्स से होते हुए जा रहा था। आज उसने ब्लैक टैक्सीडो पहन रखा था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। तभी रूथ की नजर डाइनिंग टेबल पर बैठे एक लड़के पर पड़ी। वह लड़का बहुत ही मजाकिया और जिंदा दिल लड़का था। वो रूथ से पूरे 1 साल छोटा था। उसकी कद काठी रूथ से मिलती जुलती थी, पर उसकी आधी आदत भी रूथ से नहीं मिलती थी। रूथ जितना गुस्से वाला था, वह लड़का उतना ही मजाकिया। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रूथ का भाई अभिनव प्रताप सिंह था। रूथ के परिवार में उसकी मां सुमन प्रताप सिंह, पिता देवराज प्रताप सिंह, दादा अखिलेश प्रताप सिंह, दादी मीना प्रताप सिंह, रूथ का छोटा भाई अभिनव प्रताप सिंह और उसकी छोटी बहन त्रिशा प्रताप सिंह रहते थे। त्रिशा बहुत चंचल और चुलबुलिया थी। वो अपने घर की जान थी, आखिरकार घर की लौती बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। आज ही अभिनव न्यूयॉर्क से लौटा और काफी खुश नजर आ रहा था। अभिनव की नजर जब रूथ पर पड़ी तो वह भागते हुए आया और रूथ के गले लग गया। रूथ ने उसे एक नजर देखा, फिर उसे खुद से दूर करते हुए पूछा, कैसा रहा तुम्हारा न्यूयॉर्क ट्रिप? उसकी बात सुनकर अभिनव ने खुश होते हुए कहा, भाई मुझे तो बहुत ही मजा आया।
वहाँ बहुत सारी सेक्सी सेक्सी लड़कियां भी थी, पर वो मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैंने तो उनसे कहा कि मुझसे दूर रहो, पर वो बोली कि मैं बहुत हैंडसम और क्यूट हूँ। क्या बताऊँ आपको, बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छूटा है। अभी अभिनव कुछ आगे बोलता कि तृषा बीच में बोल पड़ी, आप नमो या मिठू क्यों बन रहे हो? अगर इतनी ही पसंद थी तो एक ले आते, एक भाभी तो मिल जाती। अपनी शकल देखी है, बुढ़े होते जा रहे हो, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, नहीं तो पता चला कि बुढ़िया से शादी करनी पड़ी। अभिनव ने जब उसकी बात सुनी तो चिढ़ते हुए कहा, चुप कर भाभी की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुढ़ा कहने की? उम्र में मैं तुमसे भी छोटा लगता हूँ, सब मुझे तुम्हारा छोटा भाई कहते हैं। अभिनव की बात सुनकर तो तृषा का मुंह ही बन गया। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, बुढ़े को बुढ़ा नहीं कहेंगे तो क्या सलमान खान कहेंगे? वैसे सलमान खान तो खुद बुढ़ा ही है। अभिनव ने अपनी एक भौहें चढ़ाते हुए कहा, सब सुन रहा हूं मैं, ज्यादा मत बोल। उन दोनों को लड़ते देख रुद्र की दादी मीना बीच में बोल पड़ी, आप दोनों बच्चे हैं क्या? बच्चों जैसे लड़ना बंद करो। और तृषा गलत ही क्या बोल रही है, शादी कर लेनी चाहिए आपको। अभिनव ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी मेरी शकल देखिए कितनी मासूम है, शादी कर लूंगा तो मासूम नहीं रहूंगा। तृषा ने बीच में टपकते हुए कहा, हाँ हाँ भाभी जी, आपकी शकल जो बिगाड़ देंगी वो भी सोचेंगी कि कैसा पति मिला, इसका दिमाग तो घुटनों में है। मीना ने दोनों को शांत करावाया और रुद्र की तरफ देखा, जो शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसका चेहरा इमोशनलेस लग रहा था। मीना ने अपना सिर लाचारी से हिलाया, फिर रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र आपकी भी शादी की उम्र हो गई है, जल्द से जल्द आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, और मुझे हमारी पोता बहू चाहिए। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। फिर रुद्र को समझाते हुए कहा, रुद्र आपकी भी शादी की उम्र हो गई है, जल्द से जल्द आपको भी शादी कर लेनी चाहिए, और मुझे हमारी पोता बहू चाहिए। अब हम बूढ़े हो रहे हैं, हमें भी अपने पोते पोतियों के साथ खेलना है। मीना की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। अभिनव ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ भाई, बहुत जल्द आपकी पोता बहू को लेकर आएंगे। क्यों भाई, सही कहा ना? रुद्र ने एक नजर उसे घुरा, फिर अपने ब्रेकफास्ट पर फोकस करने लगा। उन्हें जैसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। उसकी हरकत देख सुमन ने देवराज जी के कान में धीरे से कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। देवराज जी बस सुमन की बात सुनकर मुस्कुरा दिए, जिसे देख वो चिढ़ गई और मुंह फेर कर अपना ब्रेकफास्ट करने लगी। उन्होंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं, क्या करूं मैं इन दोनों का? जारी है माय सायो किंग 2 पहली नजर का प्यारल। अभी सब कोई बात कर ही रहे थे कि राणा आया और सिर झुकाते हुए बोला, हुकुम सा, आपकी प्राइवेट जेट तैयार है बनारस जाने के लिए। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और राणा को जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाते ही वो तुरंत वहां से चला गया। वही रुद्र के बनारस जाने की बात सुनकर सब चौंक गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र अचानक बनारस जाने की बात क्यों कर रहा है। सुमन ने हैरानी हुए पूछा, रुद्र आप बनारस जा रहे हैं और अपने हम सबको बताना जरूरी भी नहीं समझा? रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, कुछ जरूरी काम है इसलिए जाना पड़ रहा है। सुमन ने आगे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र ने जो एक बार कह दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई। सुमन ने धीरे से कहा, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और जल्दी वापस आइएगा, हमें आपका इंतजार रहेगा। वैसे भी आप इतने दिनों बाद घर आए हैं और आज ही जा भी रहे हैं, क्या आप अपने विला में अकेले रहते रहते बोर नहीं हो जाते? रुद्र ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, सुमन जी, रुद्र बोर क्यों होगा, उसे बिजनेस के इतने काम रहते हैं कि पूरा दिन उसी में निकल जाता है। सुमन का मुंह बन गया। उसने थोड़े गुस्से में कहा, तो क्या अगर रुद्र यहाँ रहते तो हम उन्हें काम करने से रोकते? वो यहाँ रहकर भी तो काम कर सकते हैं, हमसे दूर रहना क्या जरूरी है? रुद्र ने खड़े होते हुए कहा, ओके नाउ आई वॉन्ट टू लिव। तृषा जल्दी से खड़े होते हुए बोली, भाई मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लेकर आइएगा, अगर आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाएगा तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। रुद्र ने जाते हुए कहा, ओके। तृषा ने मुंह फुलाते हुए कहा, क्या ओके? आप अपनी एकलौती बहन से थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकते? जब देखो तो सबको डराते रहते हो, आप बहुत रूड हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। रुद्र ने बौहें चढ़ाते हुए कहा, तो मत करो, मैंने तुम्हें खुद से बात करने के लिए फोर्स नहीं किया है। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे। तृषा ने सुमन को देखते हुए कहा, देखा माँ कैसे मुझसे बात करते हैं, इन्हें थोड़े अच्छे से बात करना सिखाइए। सुमन ने लाचारी से सिर हिला दिया। रुद्र सबको नजरअंदाज करते हुए वहां से जाने लगा कि अभिनव ने उदास होते हुए कहा, भाई आज ही तो मैं आया हूँ और आप आज ही जा रहे हो, आपका जाना क्या जरूरी है? उसकी बात सुनकर रुद्र ने हमम कहा। उसके इस तरह कहने पर फिर किसी ने कुछ नहीं पूछा।
रुद्र अब ब्रेकफास्ट करके बाहर आ गया था। उसके आते ही एक बॉडीगार्ड ने तुरंत कार का गेट खोला। रुद्र सीधा अपने कार में बैठ गया। उसके चेहरा इस वक्त इमोशनलेस था। वो विंडो से बाहर राजस्थान की वादियों को देख रहा था। उसने अपना टैब निकाला और ध्वनि की तस्वीर को निहारने लगा। उसने ध्वनि की तस्वीर पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। तभी एफएम में गाना बजने लगा। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ आप में बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढने से मिलते नहीं हैं हम, बस आप ही आप बाकी हैं, पल भर ना दूरी सही आपसे, बेताबिया ये कुछ और हैं, हम दूर हो भी पास हैं, नजदीकियां ये कुछ और हैं। रुद्र ने अपना सिर सीट से टिका दिया और अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे कोई तूफान आने का संकेत हो। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। ड्राइवर ने तुरंत रुद्र के तरफ का गेट खोला तो रुद्र बाहर आया। सारे लोग उसे ही देख रहे थे और देखे भी क्यों ना, आखिर रुद्र की पर्सनैलिटी थी ही इतनी स्ट्रांग और अट्रैक्टिव कि सबकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। सारी लड़कियां तो बस उसे ही निहारे जा रही थी। तभी पहली लड़की ने कहा, यार देखना कितना हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो कितना मजा आता, मैं तो पार्टी करना भी छोड़ देती। दूसरी लड़की अपने उंगलियों से अपना बाल घुमाते हुए बोली, सही बोली यार, अगर ये सामने रहेगा तो पार्टी कौन करना चाहेगा। अगर यह मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो मैं तो पूरे राजस्थान पर क्या पूरी दुनिया पर ही राज करती। पर यहाँ रुद्र ने किसी को एक नजर भी नहीं देखा और अपनी प्राइवेट जेट में बैठ गया। वह जेट में बैठा हुआ था और उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थी। काम करते वक्त वह काफी ज्यादा डैशिंग लग रहा था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर गड़ी हुई थी, पर रुद्र की धड़कनें भी बढ़ी हुई थी। उसे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। उसने अपने मन में कहा, व्हाट द हेल, इस लड़की का नाम तो मेरे दिमाग में ही घूम रहा है, बस एक बार मिल जाए इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। फिर कुछ सोच उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। कुछ घंटे के सफर के बाद रुद्र बनारस के एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। जब वह एयरपोर्ट से बाहर आया तो वहां पर बहुत सारी कार्स खड़ी थी। रुद्र एक कार के पास आया तो वहां खड़े एक ड्राइवर ने सिर झुकाकर उसे ग्रिट किया। रुद्र ने बस सिर हिला दिया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। रुद्र के बैठते ही ड्राइवर ने कार सड़क पर भगा दी। रुद्र बनारस के नज़ारों को देख रहा था। सच में काफी सुंदर था बनारस। बनारस में कुल 100 मंदिर और 88 घाट थे, सब एक से बढ़कर एक। 80 घाट, काशी घाट, मणिकर्णिका घाट, सिंधिया घाट, ललिता घाट, ये कुछ प्रसिद्ध घाट थे। अगर कोई यहाँ आ जाए तो उसे जाने का मन बिल्कुल ना करे। देखा जाए तो बनारस में लोग नहीं रहते थे, बल्कि लोगों में बनारस रहता था। यहाँ की हर चीजें जैसे दिल को छू लेती थी, जैसे रुद्र के दिल को छू लिया था। रुद्र गुजर रहा था कि तभी उसे एक बहुत बड़ा शिव का मंदिर दिखा। रुद्र ने अचानक ड्राइवर से कहा, स्टॉप दी कार। ड्राइवर उसकी बात सुनकर तुरंत कार रोक दिया। उसके कार रोकते ही रुद्र सीधा बाहर निकला और मंदिर के अंदर चला गया। रुद्र को मंदिर जाना पसंद नहीं था, पर पता नहीं वह आज खुद मंदिर चला गया। मंदिर दिखने में काफी सुंदर था, काफी बड़ा। पूरे मंदिर में बारीकी नक्काशी की गई थी। यहाँ बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ थी। यहाँ चलना भी मुश्किल हो रहा था, पर रुद्र के बॉडीगार्ड के रहते ये नामुमकिन नहीं था। उनके वजह से रुद्र आराम से मंदिर के अंदर चला गया। अंदर काफी बड़ा शिवलिंग था, जिसमें बड़ा सा तिलक बना हुआ था, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। तभी एक पंडित रुद्र के पास आए और प्रसाद देते हुए बोले, जो मांगना है मांग लो, भोलेनाथ सबकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। रुद्र ने बिना किसी भाव से कहा, बिना मेहनत किए तो भोलेनाथ भी किसी की इच्छा पूरी नहीं करते। रुद्र की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुरा दिए और बाकी लोगों को प्रसाद देने लगे। मंदिर के दूसरे साइड एक छोटा सा घाट था। रुद्र ने उस घाट को देखा तो उस तरफ बढ़ गया कि तभी उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज पड़ी, आ बचाओ, कोई तो बचाओ, मैं डूब रही हूँ। रुद्र ने जब सुना तो उसकी धड़कनें बढ़ गई। वो लंबे लंबे कदम लेते हुए उस तरफ चला गया। रुद्र को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई अपना उसे ही मदद के लिए पुकार रहा है। रुद्र जब घाट के पास आया तो उसे एक लड़की दिखाई दी जो पानी में डूब रही थी और चिल्लाए जा रही थी, कोई है, somebody help me। रुद्र के कदम उस तरफ बढ़ गए। रुद्र ने उसे देखा तो चौंक गया। रुद्र जल्दी से उसे बचाने के लिए भागा, पर वो जा पाता उससे पहले ही किसी लड़के ने पानी में छलांग लगा ली और उस लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया, जो अब बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। रुद्र एकटक वही देख रहा था। उसकी आंखें जैसे आग उगल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी गुस्से में कस ली थी। उसके माथे और हाथ की नसें भी साफ साफ दिख रही थी। वो लड़का जल्दी से उसे पानी से बाहर लाया और गुस्से में डांटते हुए कहा,
ध्वनि, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, अभी कुछ हो जाता तो। ध्वनि ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए मासूमियत से कहा, सॉरी पार्थ, मेरा ध्यान कहीं और था और गलती से मेरा पैर फिसल गया। पार्थ ने उसे घूर कर देखा तो ध्वनि ने उसे हक कर लिया। उसके हक करते ही पार्थ मुस्कुरा उठा और धीरे से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आगे से ध्यान रखना अपना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उसने ध्वनि का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। उधर रुद्र बस ध्वनि को जाते हुए देखे जा रहा था, जिसने इस वक्त एक रेड कलर का फ्रॉक पहन रखा था और वो फ्रॉक उसके घुटनों तक आ रहा था। इस वक्त रुद्र बहुत भयानक लग रहा था। उसकी आंखें किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि पार्थ का इसी घाट में जल समाधि बना दे, पर वो चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। उसने जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल किया और खुद से कहा, नहीं, ध्वनि सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी, वो किसी और की नहीं हो सकती, कभी नहीं। उसको मेरे पास ही आना होगा, मर्जी से या फिर जबरदस्ती से, आई डोंट केयर। रुद्र फिर मंदिर से बाहर आ गया। ड्राइवर ने रुद्र को वापस आते देखा तो तुरंत कार का गेट खोल दिया, जिससे रुद्र सीधा अंदर आकर बैठ गया। इस वक्त रुद्र का चेहरा भयानक दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक जिद और जुनून था जो सिर्फ ध्वनि को अपना बनाने का था। थोड़ी देर बाद रुद्र अपने फार्म हाउस पहुंच गया, जो बनारस में ही था। ये फार्म हाउस काफी बड़ा और खूबसूरत था। सफेद रंग का ये फार्म हाउस किसी स्वर्ग से कम नहीं। रुद्र अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और वही सोफे पर बैठकर काम करने लगा। इस वक्त उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। कुछ घंटे बाद एक बड़े से कमरे में रुद्र सोफे पर बैठा था। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, पर वो बाहर से जितना झील की तरह शांत दिख रहा था, उतना उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। उसे बार बार ध्वनि और पार्थ की करीबी याद आ रही थी, जिस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अंदर से खून खौल रहा था। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मुझे ध्वनि को अपने पास लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लड़का मुझे मेरी ध्वनि से दूर कर देगा। लग रहा था चारों तरफ सिर्फ फूल थे और बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन जिससे पानी का फवारा निकल रहा था। वहां बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे जो काफी चौकन्ने और ट्रेंड लग रहे थे। रुद्र अपने कमरे में गया और फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में चला गया। उसने अपना लैपटॉप निकाला और वही सोफे पर बैठकर काम करने लगा। इस वक्त उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ी हुई थी। कुछ घंटे बाद एक बड़े से कमरे में रुद्र सोफे पर बैठा था। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था, पर वो बाहर से जितना झील की तरह शांत दिख रहा था, उतना उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। उसे बार बार ध्वनि और पार्थ की करीबी याद आ रही थी, जिस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसका अंदर से खून खौल रहा था। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, मुझे ध्वनि को अपने पास लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लड़का मुझे मेरी ध्वनि से दूर कर देगा। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। उसने तुरंत राणा को कॉल किया। उधर से तुरंत कॉल रिसीव कर लिया गया। राणा अंडरस्कोर, जी हुकुम सा। रुद्र अंडरस्कोर, लिसन मी केयरफुल्ली। फिर रुद्र ने उससे कुछ बोला, जिसे सुन राणा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसकी बात सुनकर तो वो हैरान ही हो गया। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था रुद्र कुछ ऐसा भी कर सकता है। राणा को डर लग रहा था, पर आखिरी बार का सोचकर वो रुद्र को समझाने की कोशिश करने लगा, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं? पर हुकुम सा, अगर आपने ऐसा किया तो वो आपसे दूर चली जाएंगी और आपसे नफरत भी करने लगेगी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राणा की बात सुन रुद्र की भौहें तन गई। जारी है।